तो पहला रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो अभी मैंने आपको समझाया कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है। ओवरऑल अगर हमारे को 100 रुपए लग रहे हैं 10 लेबर लगवाने में, तो एक लेबर लगाने में कितने रुपए लगे, इतने रुपए लगे। 100 टोटल लगे थे डिवाइडेड बाय 100 टोटल लगे थे डिवाइडेड बाय कितने लेबर थे, 10। तो पर लेबर कॉस्ट हमारी कितनी है, 10। इसको क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, जब एडिशनल हम बात करेंगे कि एडिशनल एक लेबर लगाने की क्या कॉस्ट लगी, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट से देखेंगे। अब इस रिलेशनशिप में अगर देखें तो आउटपुट हमारा 1 2 0 1 2 3 4 5 बढ़ते जा रहा है। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, 12 18 22 27 36 47। अब अगर ये देखें कि हमें एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो वो किससे निकलेगी, अल्टीमेटली वो टीसी से ही निकलने वाली है। तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, जब जीरो आउटपुट बन रहा है तो भी कोई कॉस्ट तो लग रही है। ये कौन सी कॉस्ट होगी, ये होगी फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि आपने बिल्डिंग तो लगा ही दी है तो उसकी कॉस्ट तो लगेगी, उसका रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, इवन इफ आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, एक आउटपुट में 18 टोटल कॉस्ट लग रही है। अब एवरेज कॉस्ट की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीसी अपॉन क्वांटिटी या आउटपुट जो भी यूनिट्स हैं। तो यहां पे तो 12 डिवाइडेड बाय 0 इसीलिए डैश आ गया था हमारा। यहां पे देखें तो 18 डिवाइडेड बाय 1 इसीलिए यहां 18 लिखा हुआ है। 22 डिवाइडेड बाय 2 तो इसीलिए 11 लिखा हुआ है। सिमिलरली 27 डिवाइडेड बाय 3 9 लिखा हुआ है। यह वापस 36 डिवाइडेड बाय 4 इसीलिए 9 लिखा हुआ है। और 47 डिवाइडेड बाय 5 इसीलिए 9.4 लिखा हुआ है। अब अभी तो आप पढ़ने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जब हमारे एग्जाम नजदीक आएंगे तो सिर्फ आउटपुट और टीसी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमें रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। मैं जनरली रटने के लिए आपको नहीं कहता हूं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक स्केड्यूल याद रहे और उससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो नथिंग लाइक इट। क्योंकि ये आपको बनाने में, आप एक बार ट्राई अभी कर लीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम्स नहीं है, अभी आप एक बार ट्राई कर लीजिए ये बनाना, और करेक्टली बना अगर आप सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ ये दो चीज याद कर लेंगे तो आपकी ये दोनों चीजें बाकी निकल आएंगी। कैसे निकल आएंगी, अभी हमने देखा एसी ऐसे निकल आता है। अब एमसी क्या है, टीसी में जो वैल्यू ऐड हुई या कॉस्ट ऐड हुई वो हमारा एमसी हो जाता है। तो इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। जो एडिशनल पर्सन, एक पर्सन के पहले कितना कॉस्ट लग रही थी, एक पर्सन के आने के बाद जो नया पर्सन आया उसके बाद टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, तो हम माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा उस एडिशनल पर्सन की कॉस्ट कितनी है हमें। यहां तो डैश आ गया क्योंकि हमारा जीरो आउटपुट है, पर फर्स्ट में देखेंगे ये होता है 18 माइनस 12 इसीलिए 6 आ गया। 4 कैसे आता है ये देखेंगे, 4 ऐसे आता है 22 माइनस 18, 27 माइनस 22, 36 माइनस 27 और 47 माइनस 36। इसीलिए ये 11 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया। तो ऐसे सब हमारे एसी भी आ गए, एमसी भी आ गए। अब इन दोनों की अगर मैं आपको रिलेशनशिप बताऊं कि क्या कैसे रिलेटेड हैं, कैसे हम इनको देख सकते हैं, तो पहले कुछ चीजें मैं आपको इस स्केड्यूल में ऑब्जर्व करवाऊंगा और फिर हम इनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे, क्या ग्राफ की तरफ चलेंगे। तो क्या है एसी, अगर हम टीसी देखें तो टीसी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है।
टीसी देख लिया हमने कि लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अब सेम चीज हम इनके लिए देखते हैं। एसी कुछ भी नहीं था, फिर 18 हुआ, बढ़ा, कम हुआ और कम हुआ, इक्वल हुआ और फिर वापस बढ़ने लगा। तो यहां से यहां तक तो ये कम हो रहा है, यहां से यहां तक ये इक्वल है और यहां से यहां तक ये फिर बढ़ने लगा है। सेम चीज एमसी की देखेंगे, यहां से यहां तक, अच्छा ये यहीं तक सिर्फ देखो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, यहां तक कम हुआ, फिर यहां से बढ़ा बढ़ा और बढ़ते ही चला गया। इक्वल वाला जो यहां सिनेरियो देखा था, यहां इक्वल का सिनेरियो हमने नहीं देखा है। एमसी या तो कम हुआ या तो बढ़ता चला गया। अब डायग्राम में अगर आप देखें तो एसी के साथ क्या हुआ था, एसी पहले डिक्रीज किया था, फिर यहां आके कांस्टेंट हुआ था थोड़े टाइम पे और फिर वापस बढ़ गया था। पर एमसी के साथ क्या हुआ था कि एक बार गिरना बंद हुआ, अब यहां से बढ़ना चालू हुआ, तो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और बढ़ते ही चला गया। इसी को, अब इनके रिलेशनशिप को हम और गहराई से देखते हैं। अभी आपको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बताया, अब ये देखिए कि कब एसी और एमसी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जब ये, तो अभी जो मैंने आपको बढ़ा और कम करके जो फेज बताए, उसी को यहां पे 3 फेजेस में डिवाइड कर लिया है। पहला फेज ये है जब एसी एमसी से बड़ा है, एसी बड़ा है, एसी बड़ा है, ये देखिए बड़ा है बड़ा है बड़ा है, तो इसीलिए यहां तक हमारा फेज 1 आ गया। दूसरा इक्वल है, दूसरा फेज, यहां पे उल्टा हो गया, एमसी बड़ा हो गया एसी से, ये तीसरा फेज है। अब 3 फेजेस में ऐसे देखते हैं कि जब एमसी छोटा है एसी से तो एसी गिर रहा है, ये बड़ा है मतलब एसी गिरा, एसी गिरा, ठीक है। फिर एमसी मिनिमम पे पहुंचेगा, इसके बाद मिनिमम पे कहां पहुंच गया देखो, यहां पे इसी फेज में एमसी अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा। उसके बाद भी जब ये मिनिमम पे है तब भी ये तो कांस्टेंटली गिर ही रहा है। उल्टा एक और चीज क्या हुई, एमसी फिर जब एमसी इसके बाद वापस गिरने लगेगा तो एसी भी गिरेगा। अब सेम चीज राइजिंग होना चाहिए, वैसे यहां पे ये मेरे हिसाब से गलत लिखा है कि यहां पे गिर रहा है, ये पर बढ़ने लगा ना, तो ये लाइन आप छोड़ दीजिए, आप इसको देखिए कि ये मिनिमम आया तो एसी स्टिल फॉलिंग, यहां पे ये तो लगातार ही गिरते जा रहा है। अब अगला फेज, तो ये फेज हम ग्राफ में कब देख लेंगे कि जब एमसी अपने मिनिमम पे कब है, एमसी अपने मिनिमम पे यहां पे है, एसी लगातार गिरता चला जाएगा, उसके बाद भी गिरेगा, उसके बाद भी, क्योंकि एसी जो है हमारा यहां से यहां तक अराउंड कांस्टेंट हुआ है, तो एमसी यहीं पे गिरना बंद हो गया और चढ़ना चालू हो गया, ये पर उसके बाद भी गिरे ही जा रहा है। तो देखो व्हेन एमसी इज लेसर देन एसी, यहां पे अगर इसको लाइन माने, ये पॉइंट माने, ए पॉइंट माने, ए पॉइंट के पहले क्या हो रहा है, एसी गिरे ही जा रहा है। ये क्या हो रहा है, एमसी यहां पे हमारा छोटा है एसी से और तब एसी इज फॉलिंग। दूसरे फेज में अगर हम देखें कि एसी और एमसी इक्वल हो गया है, इक्वल मतलब ये दो अलग ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहां पे देखो यही लिखा हुआ है कि एसी और एमसी इंटरसेक्ट किए। अब इस टाइम पे हम ये देखेंगे कि एसी जो है ये पिछले फेज से कांस्टेंट हो गया है, जो हम बात कर रहे थे सेम कांस्टेंट हो गया है, एंड ये एसी का मिनिमम पॉइंट है। अब देखिए 18, 11, 9, 9, 9.4 मिनिमम पॉइंट क्या है ये। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये भी तो मिनिमम है, इसको क्यों मिनिमम ले रहे हैं।
बच्चों मिनिमम इसीलिए नेक्स्ट वाले को लेते हैं क्योंकि यहां पे मिनिमम आने के बाद हमें कंफर्म नहीं हुआ है कि ये मिनिमम है कि नहीं, पर जब हम नेक्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और सेम एसी आता है तब हमें इंश्योर हो जाता है कि ये वो आउटपुट है जब एसी मिनिमम है। पहले वाले में आप ऐसा मानिए कि पहली टॉफी खा के आपको अच्छा लग रहा था, आपको पता नहीं था कि अब टॉफी खाना बंद करना है, तो जब आपने नेक्स्ट टॉफी वापस खाई तब आपको बुरा लगना फील हुआ, तब आपको समझ में आया कि यार अब और टॉफी मुझे नहीं खाना है। पर पहली टॉफी से भी सेटिस्फैक्शन तो आपको कम ही डिराइव हुआ होगा। सेम चीज यहां पे देखें तो व्हेन AC MC और A पॉइंट पे AC इज इक्वल टू MC है, इसमें क्या होगा, AC कांस्टेंट चल रहा है, ये देखिए कांस्टेंट हुआ है इस पॉइंट पे, और मिनिमम है, देखिए ये थोड़ा फिर ऊपर है, ये और नीचे पॉइंट है इसका। इरेजर से मिटा के अगर आपको दिखा दूं तो ये देखिए, ये फिर आपको सबसे मिनिमम पॉइंट इस कर्व पे ध्यान से देखेंगे स्केल लगा के तो यही मिलेगा। इस टाइम पे AC हमारा मिनिमम पॉइंट पे है, MC और AC इक्वल है। अब लास्ट फेज देख लेते हैं। लास्ट फेज में क्या हो रहा है, हमारा MC हैज एक्सीडेड AC, AC छोटा हो गया है, तो जब MC बड़ा हो जाता है AC से तो अब दोनों राइज कर रहे हैं। MC तो पहले से राइज कर रहा था, अब AC भी राइज करने लगेगा, पर MC ज्यादा तेजी से राइज करेगा। ये आप इन जनरल सारे ही ग्राफ्स में MC, इसको ऐसा माने कि MC इज वेरी रिएक्टिव। तो हमने पिछले वाले में एक जगह हमने MP पढ़ा था, MP MLA इज रिएक्टिव, तो M जहां भी लग जाएगा वो रिएक्टिव हो जाएगा। तो MC हमेशा ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, उसको कम होने को बोलोगे तो वो ज्यादा तेजी से कम होगा, ज्यादा बढ़ने के लिए बोलोगे तो वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा कि देखिए MC का स्लोप देखिए कितना स्टीप है। अगर मैं आपको दो चढ़ाई चढ़ने के लिए बोलूं, आप ये वाली चढ़ाई नहीं प्रेफर करेंगे क्योंकि ये ज्यादा स्टीप है, और ये थोड़ा सा आप यहां से एक तो जो आप जैसे वाटर राइड लेके आते हैं तो इस साइड से पेंडुलम जैसे ऊपर चले जाएंगे, पर यहां पे क्या है, ज्यादा बड़ी स्लाइड नहीं है, आपको चढ़ना बहुत तेज है। इसीलिए यहां पे अब ऐसा लिख लेते हैं, व्हेन MC इज ग्रेटर देन AC, AC राइजेस।